नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सुलह के लिए चौथी बार होगी रूस यूक्रेन में बातचीत, अमेरिका का आरोप, बौखला गए हैं पुतिन। मुश्किल में फंसे महाशक्ति रूस के कर्ज डिफॉल्टर बनने की गहरा रही है आशंका, कई देशों वित्त संस्थाओं का डूब सकता है पैसा। पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं मध्य पूर्वी देश, उनके लिए स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी। पीएम मोदी पहुंचे लोकसभा, भाजपा सांसदों ने खास अंदाज में किया मोदी का स्वागत। दिल्ली में योगी का दूसरा दिन, राष्ट्रपति कोविंद से मिले योगी, यूपी की कई योजनाओं की दी जानकारी। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 19वां दिन है। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता फिलहाल नहीं दिख रहा है और इस बीच खबर है कि रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत आज हो सकती है। इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना भी बनाया जा रहा है और इसमें से 19 में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ रूस लगातार बम बरसा रहा है। रूस की ओर से कीव की एक आवासीय इमारत पर किए गए हमले में एक नागरिक की मौत हो गई है। वहीं इस हमले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिसाइल हमले में इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि पुतिन को लगा था कि वे यूक्रेन को 2 दिन में अपने कब्जे में कर लेंगे, लेकिन उन्हें 2 सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है। युद्ध का नतीजा नहीं निकल रहा है। वहीं सैन्य रणनीति पूरी तरह से विफल हो जाने के कारण पुतिन बौखला गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चौथे दौर की बातचीत आज होनी है और इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल 3 बार मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन युद्ध रोकने के लिए दोनों के बीच आम सहमति बनती हुई अभी तक नहीं दिखाई दी है। यूक्रेन से जंग छेड़ने के बाद महाशक्ति देश रूस पर लगी पाबंदियों से उसकी आर्थिक सेहत बिगड़ने लगी है। रूस कर्ज डिफॉल्टर बनने की आशंका लगातार गहराती जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कह दिया है कि रूस के डिफॉल्टर बनने की वास्तविक संभावना पैदा हो गई। यदि रूस चूककर्ता देश बना तो उसे जुड़े कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर भी आंच आना तय है। डिफॉल्टर का मतलब यह है कि रूस विभिन्न देशों व वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज और उनका ब्याज तय समय पर नहीं चुका पाएगा और इससे कई देशों और संस्थानों का धन फंस या डूब सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने उस पर जो प्रतिबंध लगा दिए हैं उसकी वजह से वह अपनी रकम का इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं रह गया है। पिछले 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और उसके बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह से प्रतिबंध लगाए हैं। उनमें रूसी संपत्तियों को जब्त करना और वैश्विक भुगतान के सिस्टम स्विफ्ट से रूसी बैंकों को बाहर करना भी शामिल है। प्रतिबंध लगाने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश भी शामिल है। यूक्रेन रूस युद्ध ने यूरोप के साथ ही साथ मध्य पूर्व के देशों को भी चिंता में डाल दिया है। रूस पर सीधे तौर पर निर्भर ये देश ना तो खुलकर उसका समर्थन कर पा रहे हैं और ना ही पश्चिमी ताकतों के साथ खड़े हो पा रहे हैं। मध्य पूर्व के देशों को डर है कि कहीं रूस के साथ उसके संबंध खराब ना हो जाएं और उन्हें पुतिन की नाराजगी का सामना करना ना पड़े। दरअसल ये देश रूस से बड़ी मात्रा में तेल, गैस के साथ अन्य वस्तुओं का आयात करते हैं। यूरोप द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इन वस्तुओं की सप्लाई में फर्क पड़ रहा है। ऐसे में मध्य पूर्व के देशों का भी आर्थिक संतुलन जो है बिगड़ता जा रहा है, लेकिन रूस के प्रति निर्भरता के कारण ये देश खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। सीरिया और ईरान को छोड़कर अन्य सभी देश जिन्होंने भी रूस का समर्थन किया है और नाटो को युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया, वे सभी देश मध्य एशिया के ही हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड, एस्टोनिया और बुल्गारिया और चेक गणराज्य ने 2020 में कुल खपत की लगभग 2/3 से अधिक गैस जो है वो रूस से आयात की थी। विधानसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के 4 दिनों बाद शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा सांसदों एवं केंद्रीय मंत्रियों ने जोरदार स्वागत किया है। कार्रवाई शुरू होने से कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री सदन में दाखिल होते हैं और तुरंत ही भाजपा के सभी सांसदों ने मोदी मोदी का नारा लगाते स्टैंडिंग ओवेशन उनको दिया और मेज थपथपाया। सदन में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय मंत्री सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के साथ शामिल हुए। फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव की हालिया श्रृंखला में भाजपा की भारी जीत के बाद यह पहली बार है जब सदन की बैठक हो रही है और भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जीत हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी
पंजाब में विजयी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेता सदन में मौजूद थे। मोदी ने सदन में प्रवेश किया तब अध्यक्ष ओम बिरला और ऑस्ट्रिया के एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल के बारे में बोल रहे थे, जिसे एक विशेष बॉक्स से सदन की कार्रवाई देखी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा सांसदों के बसने के बाद अध्यक्ष ने ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए सदन के साथ साथ भारत के लोगों को ऑस्ट्रेलियाई संसद, ऑस्ट्रेलिया सरकार और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बधाई दी है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष वोल्फगैंग सोबोटका ने किया है। बिरला ने कहा कि टीम 13 मार्च को भारत आई थी और पहले ही आगरा का दौरा कर चुकी है। यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां सोमवार को उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बताया जाता है कि उन्होंने यूपी के आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर है और यहां रविवार को उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री से भी मुलाकात की है। आज दूसरे दिन भी वह कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वह यूपी चुनाव की रिपोर्ट भी उन्होंने दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की जीत पर बधाई दी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सुलह के लिए चौथी बार होगी रूस यूक्रेन में बातचीत, अमेरिका का आरोप, बौखला गए हैं पुतिन। मुश्किल में फंसे महाशक्ति रूस के कर्ज डिफॉल्टर बनने की गहरा रही है आशंका। कई देशों, वित्त संस्थाओं का डूब सकता है पैसा। पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं मध्य पूर्वी देश, उनके लिए स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी। पीएम मोदी पहुंचे लोकसभा, भाजपा सांसदों ने खास अंदाज में किया मोदी का स्वागत। दिल्ली में योगी का दूसरा दिन, राष्ट्रपति कोविंद से मिले योगी, यूपी की कई योजनाओं की दी जानकारी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार विधानसभा में सोमवार को अजीब वाकया देखने को मिला, जब यहां विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच जमकर कहासुनी हो गई। आखिरकार नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि संसद जो सदन है वैसे नहीं चलेगा, ये संविधान से ही चलेगा। दरअसल ये पूरा मामला लखीसराय में हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। युवक पे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप था। कथित तौर पर गिरफ्तार व्यक्ति स्पीकर विजय सिन्हा का करीबी है। स्पीकर का कहना है कि इस घटना में पुलिस खानापूर्ति कर रही है और जानबूझकर उसे फंसाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही फंसाती है। लखीसराय मामले में विधानसभा में आए दिन बहसबाजी हो रही है। सोमवार को नीतीश कुमार ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और इस तरह सदन नहीं चलेगा। इस पर स्पीकर ने आरोप लगाया कि लखीसराय घटना में जांच के नाम पर पुलिस ने सिर्फ खानापूर्ति की है और नीतीश कुमार ने कहा है कि सिस्टम संविधान से चलता है। एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं है। विशेषाधिकार समिति की जो भी रिपोर्ट होगी हम उस पर विचार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम संविधान से चलता है। किसी भी क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में दी जाती है, सदन में नहीं। ऐसे में जिसका जो अधिकार है उसे करने दिया जाए। इस मामले को अकारण आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। इस बीच केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा विस्थापित कश्मीरी पंडितों की मदद का दावा किया है। इस पर केरल के भाजपा सांसद केजे अल्फोज ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केरल कांग्रेस ने दावा किया है कि बीते 17 सालों में आतंकवाद के चलते 399 पंडित मारे गए हैं, जबकि मुस्लिमों की मौतें इससे कई गुना ज्यादा हुई। अल्फोज ने कहा कि कांग्रेस को इतिहास की समझ नहीं है।
उसे विकृत इतिहास पता है। सब जानते हैं कि कांग्रेस या उसके समर्थक दलों की सरकार के दौरान कश्मीरी से 1.50 लाख पंडितों को सांप्रदायिक आधार पर खदेड़ा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अल्पोस ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें पंडित वहां नहीं रह सकते थे। उनकी हत्याएं कर दी गई, उन्हें जान को खतरा था, इसलिए वो वहां से चले गए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद चीजों में बदलाव आया है और इससे पहले केरल कांग्रेस ने इस फिल्म को लेकर कई ट्वीट भी किए थे। इनमें से एक को बाद एक डिलीट भी कर दिया गया था। केरल कांग्रेस ने कहा कि वे आतंकवादी थे जिन्होंने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश कर दिया है। उन्होंने लोकसभा में अनुदान के लिए पूरक मांग, अनुदान की मांग और जम्मू और कश्मीर के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग भी प्रस्तुत की है। बताया जा रहा है कि बजट के केंद्र में कई विकास परियोजनाएं हैं और ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि क्षेत्र और पर्यटन पर भी फोकस है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का तीसरा बजट है जो संसद में पेश किया गया है। केंद्र सरकार 2022-23 के लिए अपने आम बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 35,581.44 करोड़ रुपए की घोषणा पहले ही कर चुकी है। जम्मू और श्रीनगर में प्रस्तावित मेट्रो लाइट रेल परियोजना के अलावा बठिंडा जम्मू व कश्मीर गैस पाइपलाइन, कीरू व कवार पन बिजली परियोजना भी इनमें शामिल रही हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर रार नहीं थम रही है। पार्टी के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने अब पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चन्नी को पार्टी के लिए संपत्ति बताने पर अप्रत्यक्ष तौर पर अंबिका सोनी पर भी तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि शुक्र है कि चन्नी को सीएम बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले नेता द्वारा उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति नहीं घोषित किया गया। चन्नी शायद उनके लिए संपत्ति होंगे लेकिन वे पार्टी के लिए दायित्व थे जिनके लालच ने उन्हें और पार्टी को चुनाव में नीचे ला दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है और कहा कि मेरे ट्वीट का आइडिया किसी पर कुछ भी आरोप लगाने का नहीं है। CWC में जिस तरह की चाटुकारिता हुई है उसे देखकर निराशा हुई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ नेता 30 साल तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। वे CWC में पंजाब की आवाज होने का दावा कर पार्टी आलाकमान को धोखा दे रहे हैं। जाखड़ ने कहा कि सीएम पद के लिए चन्नी के नाम की सिफारिश इन्हीं लोगों ने की थी। इसे मानने के बजाय राहुल गांधी पर थोपने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे लेकिन जिस व्यक्ति को आगे लाया गया वह तिल में हाथ डालकर फंस गया है और यह बदतर उपाय था। कांग्रेस कार्यकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जिस पर वे विश्वास कर सकें। CWC में बैठा एक पंजाबी नेता उन्हें राष्ट्रीय खजाने के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है और वह उसके लिए खजाना हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं। अगले 5 साल पंजाब और पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए अवकाश मिलेगा। इस संबंध में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने DGP को अवकाश स्वीकृत करने के लिए कहा है और प्रदेश सरकार ने पहले ही फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कश्मीर फाइल फिल्म के लिए मैंने DGP को कहा है और हमारे प्रदेश के सभी पुलिसकर्मी को सुविधा अनुसार परिवार के साथ फिल्म देखने जाने के लिए अवकाश दें। उन्होंने कहा कि फिल्म में अच्छा फिल्मांकन है और इसे सभी को देखना चाहिए। बता दें कि रविवार को प्रदेश सरकार ने द कश्मीर फाइल्स को राज्य में टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और निर्माता को फिल्म की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें, इसके लिए हमें फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है और इसमें भोपाल के व्यक्ति की ही प्रमुख भूमिका है। आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का जन्म जबलपुर शहर में हुआ है। उनकी पढ़ाई भोपाल यूनिवर्सिटी से हुई है। यहाँ से स्कूल ऑफ सोशल साइंस से उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती स्टार फिल्म द कश्मीर फाइल शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिसके बाद जबरदस्त सफलता देखने को इस फिल्म को मिल रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सुलह के लिए चौथी बार होगी रूस यूक्रेन में बातचीत, अमेरिका का आरोप, बौखला गए हैं पुतिन। मुश्किल में फंसे महाशक्ति रूस के कर्ज डिफॉल्टर बनने की गहरा रही है आशंका। कई देशों वित्त संस्थाओं का डूब सकता है पैसा। पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं मध्य पूर्वी देश, उनके लिए स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी। पीएम मोदी पहुंचे लोकसभा, भाजपा सांसदों ने खास अंदाज में किया मोदी का स्वागत।
दिल्ली में योगी का दूसरा दिन, राष्ट्रपति कोविंद से मिले योगी, यूपी की कई योजनाओं की दी जानकारी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। सोमवार को देश के आम आदमी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल थोक महंगाई फरवरी महीने में बढ़ सक गई है और सरकार की ओर से जारी आंकड़ों को देखें तो ये उछाल बढ़ते हुए 13.11 के स्तर पर आ गई है। गौरतलब है कि जनवरी में थोक महंगाई 12.96% पर थी और इस दौरान विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति फरवरी में 9.84% रही है, जो जनवरी में 9.42% थी। प्याज में -26.37% की तेजी दर्ज की गई है, जो जनवरी में -15.98% थी। इसके अलावा आलू में 14.78% तेजी रही, जो कि जनवरी में 14.45% थी। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में थोक महंगाई दर महज 4.83% थी। बढ़ती महंगाई सरकार, इकोनॉमी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और अगले महीने रिजर्व बैंक मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठक भी होने वाली है। महंगाई में तेजी से रिजर्व बैंक पर पॉलिसी में बदलाव का दबाव भी बढ़ेगा। बीते महीनों के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी महीने में थोक महंगाई दर 12.96% थी और दिसंबर 2021 में यह 13.56% थी। नवंबर में यह महंगाई 14.23% थी। यह लगातार 11वां महीना है जब थोक महंगाई दर जो है दोहरे अंकों में बनी हुई है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही बड़ा फैसला लिया है। चौधरी जयंत सिंह ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बड़ा निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश के प्रदेश, क्षेत्रीय, जिला और सभी जो है फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। सोमवार को रालोद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह बड़ी सूचना जारी की गई। रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने तत्काल प्रभाव से पार्टी का प्रदेश, क्षेत्रीय, जिला संगठन के साथ ही सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। जाहिर है कि इस निर्णय के बाद जल्द ही नए सिरे से चरणवार संगठन का पुनर्गठन होगा। विधानसभा चुनाव में संगठन की निष्क्रियता और पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर हुई हार पर उंगली उठ रही थी। अब असंतुष्ट नेताओं को संगठन में प्रमुख पद देकर संतुष्ट किया जाएगा। खराब प्रदर्शन करने वाले को संगठन में जगह नहीं मिलेगी। बागपत जनपद की शहर बागपत, बड़ौद विधानसभा सीटों पर दोबारा से कमल खिल गया है, जबकि रालोद अपने गढ़ छपरौली को बचाने में कामयाब रहा। बागपत सीट से भाजपा के योगेश धामा ने 6,733 वोट से रालोद के अहमद हमीद को हराया है। बड़ौद पर काफी करीबी का मुकाबला भी रहा है और यहां भाजपा के केपी मलिक ने 315 वोट से रालोद के जयवीर सिंह तोमर को हराकर जीत दर्ज की है। होली पर घर जाने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे तमाम इंतजाम कर रहा है। वहीं कहीं ट्रेनों में अतिरिक्त कोचों का इंतजाम किया जा रहा है, तो साथ ही कई होली स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इन सब के बावजूद यात्रियों के लिए काफी हद तक ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। यात्री अब भी बड़ी संख्या में तत्काल टिकटों के भरोसे ही है। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में तैनात हैं तो आपको रेलवे का जो है एक महत्वपूर्ण ऐप डाउनलोड करना चाहिए, जिसके द्वारा आप तत्काल जो है रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। इस साल के अंत तक यमुना में गंदा पानी गिरना बंद हो जाएगा। गंदा पानी बहाने वाले सभी नालों को बंद कर इस पानी को अवजल शोध संयंत्र की ओर मोड़ा जाएगा। एनएमसीजी के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। यमुना में 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और देश के सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है और इनमें राष्ट्रीय राजधानी के आधे से ज्यादा हिस्से में पानी पहुंचता है। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने कहा है कि 18 नालों से गंदा पानी यमुना में गिराया जा रहा है। अब इन नालों को बंद कर गंदा पानी अवजल शोध संयंत्र की ओर मोड़ने की योजना है। कुमार ने कहा है कि अवजल शोध संयंत्र है, हम नदी में गिराए जा रहे हैं और इस गंदे पानी को इन संयंत्रों की ओर मोड़ सकते हैं। इसके बाद एनटीपी से प्राप्त शोधित जल को नदी में गिराया जा सकता है ताकि नदी का प्रवाह सुधरे। इसलिए दिसंबर माह में यमुना नदी में गंदा पानी नहीं आ पाएगा और नदी के प्रवाह में भी सुधार देखा जाएगा।
ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदान करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन की पेरेंट कंपनी पेटीएम का हाल बेहाल है। इसके निवेशकों के दिल सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 18,000 करोड़ का आईपीओ लाने वाली पेटीएम के शेयरों में लिस्टिंग के बाद से गिरावट जारी है। सोमवार को इसका भाव 12% से टूटकर सर्वकालीन के निचले स्तर पर पहुंच गया। सोमवार को पेटीएम के शेयर की कीमत में आई गिरावट के कारण इसका भाव टूटकर 685 रुपए पर पहुंच गया। यह इससे इशू प्राइस से 70% कम है। आपको बता दें कि जब से पेटीएम के शेयरों की लिस्टिंग हुई है तब से ही इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 2,150 रुपए के इशू प्राइस से करीब 9% टूटकर लिस्टिंग होने के बाद से इसकी कीमत में लगातार कमी आती गई है और अब हाल ये है कि इसका दाम घटकर 685 रुपए प्रति शेयर तक आ गया है। गौरतलब है कि बीते हफ्ते ही पेटीएम को एक बड़ा झटका लगा था। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया था और इसके साथ ही आरबीआई ने कंपनी के आईटी ऑडिट का आदेश भी दिया था। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि रिपोर्ट आने पर समीक्षा करने के बाद ही इस पर अगला फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुलह के लिए चौथी बार होगी रूस यूक्रेन में बातचीत, अमेरिका का आरोप, बौखला गए हैं पुतिन। मुश्किल में फंसे महाशक्ति रूस के कर्ज डिफॉल्टर बनने की गहरा रही है आशंका। कई देशों वित्त संस्थाओं का डूब सकता है पैसा। पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं मध्य पूर्वी देश, उनके लिए स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी। पीएम मोदी पहुंचे लोकसभा, भाजपा सांसदों ने खास अंदाज में किया मोदी का स्वागत। दिल्ली में योगी का दूसरा दिन, राष्ट्रपति कोविंद से मिले योगी, यूपी की कई योजनाओं की दी जानकारी।